गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियोमीटर किया था। आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर ये पढ़ेंगे। तो बेटा इसकी दो एप्लीकेशन जो हमारे एचबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। तो उसके अंदर पहली क्या है? पहली है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। वो कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो इसके लिए क्या है, देखिए हर बार आपको पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आपने ये एक पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लोगे, ऐसे जो हमने पीछे किया था। ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना बेटा। ये आपने पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिया, ये वाला, ठीक है। और यहां से आपने इसको रियोस्टेट के थ्रू एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया, और उस बैटरी के साथ क्या लगा दिया आपने? की लगा दी। और इसको बेटा आपने इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवा दिया। ये होता है पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। अब क्या होगा, यहां पर आपको मान लीजिए कि आपके पास ये एक सेल है और इसकी ईएमएफ है ई इस सेल की, और आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, उस सेल को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवा देंगे यहां, और इसकी ईएमएफ कितनी है? ई। क्लियर है? तो अब ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अप्लाई किया है? वी। तो ये जो टर्मिनल है यहां, इस सेल के पैरेलल एक कंडक्टर लगा दीजिए, या आपने एक कंडक्टर लगा दिया, सी कंडक्टर, और इन दोनों के बीच आप यहां पर एक गैल्वेनोमीटर रखिए, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगाइए, और इस तरह से ये आपका जो डायग्राम बनेगा ये है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। इसको निकालने के लिए आपको पीछे जो हमने रिलेशन किया था, ई आर इज इक्वल टू ई बाय बी माइनस 1 इंटू में आर, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले V कनेक्टेड, आप इसके नाम रख दीजिए, सॉकेट्स हैं इसके नाम 1 2 3, इन सॉकेट्स के नाम रख दीजिए। अब पहले आप 1 को 2 के साथ कनेक्ट करिए, पहले आप 1 को 2 के साथ कनेक्ट करिए। ये स्विच क्या था? ऑफ था उस टाइम। फिर 1 को आपने 2 के साथ कनेक्ट करके स्विच को क्या कर दिया? ऑन कर देना आपको। जैसे स्विच को ऑन करोगे आपका जो करंट है वैसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब करंट यहाँ आने के बाद ये तो देखिए कनेक्टेड नहीं है, कंडक्टर वाला पोर्शन, तो इस सेल वाला पोर्शन इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारा एक सर्किट बन जाएगा जिसके अंदर से करंट चलेगा, और यहाँ से आने वाला करंट देखिए, यहाँ से जो करंट आया ना ये यहाँ पे आने के बाद इस साइड में भी गया और इस सेल के थ्रू भी ये गया। तो क्या होगा, जिस टाइम ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाए, आप इस जॉकी को क्या करोगे? स्लाइड करोगे। वी नीड टू स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर। जैसे ही हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो हमें पता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। IG की वैल्यू 0, यानी इसके अंदर चलने वाले करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0, जिसको हम नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नल डिफ्लेक्शन। जब नल डिफ्लेक्शन आ जाए, मान लीजिए आपने स्लाइड किया और यहीं पर ही क्या आ गया? IG का वैल्यू 0 आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ आप मेजर कर लीजिए। अब लेंथ जब मेजर कर ली आपने, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो होगी सेल की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 हो जाएगी। बात समझ में आई ना। अब क्या करिए आप, अब ये टर्मिनल आप हटा दीजिए और ये टर्मिनल हटा के आप किसके साथ जोड़ दीजिए, 2 को 3 के साथ जोड़ दीजिए। अब जैसे ही इसके साथ कनेक्ट करोगे, अब सेल में से करंट जाना, सेल के अंदर से जो करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा और इस कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, इसमें से करंट जाएगा। अब जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से करंट आधा इधर जाएगा, आधा इस कंडक्टर में से जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे और मान लीजिए कि यहां से हमारे पास IG की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कंडक्टर के साथ। जहां पर ये 0 हो, यहां से लेंथ को मेजर कर लीजिए। अब वो लेंथ जो होगी वो इस कंडक्टर के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L2। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लग जाएगा। अब सेल है उसमें तो EMF होती है और जो कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालते हैं उसका पोटेंशियल होता है। तो ये V आ गया हमारे पास, V मतलब कंडक्टर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब E का वैल्यू हमें पता है, V का वैल्यू हमें पता है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए। इसकी जगह क्या करेंगे आप, इस E की जगह, इसकी जगह आप पुट कर देंगे K L1 और V की जगह K L2 -1 इंटू में R। K से K कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू आपके पास L1 -L2 डिवाइड बाय L2 इंटू में R। ये आपके पास इस सेल का क्या आ जाएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है ना। इस थोड़ा उतार लीजिए, 1-2 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन। तो इसके बाद ये आशा करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हम करेंगे और सेकंड एप्लीकेशन क्या है, तो हमें पोटेंशियोमीटर के डायग्राम की तो जरूरत होगी उसमें, तो हम यहां से इसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन बेटा इसकी, टू कंपेयर द EMF of two different सेल। दो अलग अलग सेल्स की हम क्या कर सकते हैं, EMF कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आप मार्केट से सेल लेके आए, एक सेल आपके पास ये था, एक सेल आपके पास ये था, ठीक है। अब इसमें से हो सकता है कि एक सेल यूज्ड हो और एक सेल फ्रेश हो। तो फ्रेश जो होगा उसका EMF E1 मान लेते हैं, इसका EMF E2 मान लेते हैं। तो जो फ्रेश है उसका EMF क्या होगा, E2 से ज्यादा होगा ना। कई बार हम दुकानदार के पास जाएं और वो हमें यूज्ड सेल दे देता है तो उसकी EMF कम होती है एज कंपेयर टू द फ्रेश वन। तो हम क्या कर सकते हैं, इन EMF को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब किसकी EMF ज्यादा है, किसकी EMF कम है, ये हमें पता चल सकता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये दो सेल है, एक सेल आपके पास, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक सेल आपके पास ये है और एक सेल ये दोनों सेल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसका EMF E2 है और इसका EMF E1 है। क्लियर है, ये दो सेल थे। तो आप क्या करिए, इन दोनों सेल्स को यहां इसके साथ कनेक्ट करवा दीजिए। ये जो टर्मिनल बनाए हैं, यहाँ एक सेल कनेक्ट करवा दिया जिसका EMF कितना था E2 और यहाँ दूसरा सेल कनेक्ट करवा दिया जिसका EMF कितना था E1। क्लियर है ना। और ये वायर वैसा ही है और इनके बीच में क्या रख दिया हमने गैल्वेनोमीटर रख दिया ऐसे। ये गैल्वेनोमीटर हमने इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। अब क्या होगा, इस टाइम ये सेल क्या था, ये सर्किट ऑफ था, ये करवा दिया हमने। समझ में आया ना। हमने सेल जो थे वो इस पोटेंशियोमीटर के साथ ऐसे अरेंज कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद आप इसको
इसके साथ कनेक्ट करिए, पहले टर्मिनल 1 को 2 के साथ और इसको 3 मान लीजिए। तो जैसे ही आपने 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो इसमें से क्या चलेगा, करंट। अब करंट जो है यहाँ पर आने के बाद एक तो इसमें से जाएगा और एक इसमें से जाएगा। इसके अंदर करंट नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है 1 वाले का। तो जब इसके अंदर से जाएगा करंट, आप क्या करोगे, वी नीड टू स्लाइड द जोकी ओवर द वायर, देन वी फाइंड ए वैल्यू where Ig is equal to 0, mean we get a null deflection, or assume that the null deflection is occupied at a distance L1 from the terminal। क्लियर है? तो इससे यहाँ नल डिफ्लेक्शन मेथड से क्या होगा, L1 के ऊपर Ig की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। पोटेंशियल ये ईएमएफ जो है ये पोटेंशियल ही होता है सेल का। तो इससे E2 का वैल्यू जो आएगा, E2 का वैल्यू वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, L1 के। क्लियर है ना, L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो रिमूव करोगे तो K कांस्टेंट लग जाएगा इनटू में L1, इक्वेशन नंबर इसको 1 कंसीडर करना। देन आफ्टर रिमूविंग दिस सर्किट एंड कनेक्टेड टू दिस वन, now the current flow through the E1 cell, and we again need to slide the jockey over the wire, and we get a point here where Ig is equal to 0। क्लियर है ना ये? तो यहां पर ये E1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के। जैसे ही ये रिमूव करेंगे ये आपके पास कांस्टेंट लग जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन, तो E2 डिवाइड बाय E1, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, E2 क्या था L1 और E1 क्या था L2। तो आपको EMF कंपेयर हो गई, तो E2 सेकेंड सेल की EMF किसके बराबर हो जाएगी, E1 L1 बाय L2। क्लियर है? ऐसे ही आप E1 निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी E2 L2 बाय L1। क्लियर है ना? ये अपनी मर्जी से ले सकते हो। आपने ये E2 लिया L1 पे, हो सकता है कि आप यहाँ पे E1 लो, यहाँ पे E2 लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही आपके पास रिजल्ट जो है वो आएगा। क्लियर है ना? तो ये बेटा हमने पोटेंशियोमीटर कल किया था, और आज हमने पोटेंशियोमीटर की 2 जो एप्लीकेशंस है जो हमारे HBSC और CBSE सिलेबस में है उनको हमने डिस्कस किया। पहले में तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला एक सेल का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ना आए तो बता दीजिए, और एक बार इसको दोबारा से वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। और दूसरी एप्लीकेशन हमने की थी टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 डिफरेंट सेल। क्लियर है नहीं? तो ये आपके पास बेटा ये हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका ऑलमोस्ट लास्ट ही टॉपिक है ये। इसके बाद में 2 टॉपिक और रहते हैं, एक रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक रहता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे 3rd यूनिट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो ये है बेटा, इसमें देखिए आगे जो टॉपिक है ऑलमोस्ट ये फिनिश है। हम 2 टॉपिक और रह देते हैं, आपको उनके बारे में पता है लेकिन पढ़ लेते हैं हम। पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मान लीजिए आपके पास ये एक सर्किट था और यहां आपने क्या लगाया था, स्विच, एक बल्ब लगा दिया और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अब ये स्विच ओपन है तो करंट इसके अंदर से नहीं जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो क्या होगा, ये पोटेंशियल हैवी जो सेल का हमने अप्लाई किया है, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं क्लोज, तो इसके अंदर से क्या स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बैटरी को हम रिमूव कर देंगे तो करंट बंद हो जाएगा, बैटरी को कनेक्ट करें तो करंट चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे यानी बैटरी जो है, जो हमने बैटरी लगाया है, वो बैटरी इस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और करंट को मेंटेन करने में हेल्प करने का मतलब है कि वो करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है।
सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लिख देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी E किसके बराबर होगा, वर्क डन के, और वर्क डन हमें पता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR इंटू में Q। क्लियर है ना, IR इंटू में Q हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, SI यूनिट, और CGS यूनिट इसकी अर्ग होती है। और एनर्जी जो आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको आप इस फार्मूले को आगे भी एक्सपेंड कर सकते हो। क्लियर है ना, ये पोटेंशियल इनटू में चार्ज क्या होता है, वर्क डन। अब AC से रिलेटेड एक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एक्सटर्नल सोर्स to maintain current by external source to maintain current in the circuit तो ये हो जाएगा बेटा। तो इसमें फिर पावर जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, W/T। अब वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज बाय T। अब Q/T होता है करंट, तो ये V इंटू में I आ गया। यहाँ पे भी जो है वो पोटेंशियल है, याद रखिए V क्या है, पोटेंशियल। तो यहाँ से V इक्वल टू IR होता है, तो ये I का स्क्वायर इंटू में R हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं। W वर्क डन किसके बराबर है, IR इंटू में Q। अब Q होता है I इंटू में T, तो ये हो जाएगा I² RT। ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया ना, तो इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। इसी के साथ हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है, और इसकी न्यूमेरिकल्स के PDF मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको सेंड कर दूंगा, वो आप सोल्व करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप, जैसा कि बताया गया है, आप सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आप मैसेज कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आपको अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है ना।